हेलो माय डियर स्टूडेंट, जय हिंद। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल EduM सक्सेस में। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन जैक बोर्ड द्वारा जो रिलीज़ किया गया है, मॉडल पेपर केमिस्ट्री का है, 12th के लिए केमिस्ट्री का पेपर मैं कराऊंगा 12th का। तो पहला सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में क्वेश्चन दिया गया है। सेक्शन ए का 1 मार्क्स आपको मिलेंगे और सेक्शन बी में 3 मार्क्स मिलेंगे और सेक्शन सी में 5 मार्क्स मिलेंगे। तो आज मैं सेक्शन 1 से स्टार्ट करूंगा और सेक्शन सी तक फुल सेट मैं आज कराने का कोशिश करूंगा। आप लोग बने रहेंगे पूरे वीडियो में ताकि आपको फुल नॉलेज मिल सके सेट 1 के बारे में। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए का। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट कह रहा है। यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट का यूनिट बताना है। तो कैसे बताओगे? आप जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए कंसंट्रेशन ऑफ ए इज आर। ये रेट ऑफ रिएक्शन, ये इसको हटाएंगे आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, तो क्या आएगा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के और ए। कंसंट्रेट की जगह पे क्या लेते हैं? मोल बाय लीटर। अब फर्स्ट ऑर्डर का रहा है, कौन सा? फर्स्ट ऑर्डर का। तो क्या करना है? यहाँ पे 1 रखना है इसके ऊपर। तो क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू के मोल बाय लीटर 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो R का रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन है ये। R क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। R is the rate of reaction, then K is the rate constant. K is the rate constant. तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट बताना है। ये K आपको निकालना है। K कैसे निकालोगे? जब रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट मालूम होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ से निकल जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन आर क्या है? यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब उसके बाद इज इक्वल टू के, या मोल पावर ऊपर 1 है तो मोल 1 बाय लीटर। अब उसके बाद ये लीटर इनवर्स कैंसिल हो गया, ये मोल कैंसिल। तो सेकेंड इनवर्स बचा इज इक्वल टू के, द रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स। रेट कांस्टेंट क्या हो फर्स्ट ऑर्डर का? सेकेंड इनवर्स। तो आपको सिर्फ लिखना है सेकेंड इनवर्स, रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट सेकेंड इनवर्स होगा। दूसरा क्वेश्चन है, स्टेट एन एग्जांपल ऑफ इमल्सन। एग्जांपल देना है इमल्सन का। तो पहला एग्जांपल दीजिए, मिल्क। मिल्क क्या है? लिक्विड फैट है। लिक्विड फैट ऑयल किसमें है? इन वाटर में। और एक एग्जांपल दे दीजिए, 2 में से एक एग्जांपल आपको याद रहा तो काम बन जाएगा। कोल्ड क्रीम कैसा है ये बताइए? वाटर इन फैट, वाटर इन फैट। ये 2 एग्जांपल है किसका? इमल्सन का। चौथा क्वेश्चन है, राइट द आयोपेक नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। 4 नंबर आयोपेक नेम बोल रहा है। आयोपेक नेम बोले तो क्या? I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, P फॉर प्योर, F फॉर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री, C फॉर केमिस्ट्री। आयोपेक नेम बताना है। इस तरह CH3 इधर, CH3 इधर, NH2। इसको कंडेंस फार्मूला में बदल दीजिए क्योंकि बॉन्ड लाइन फार्मूला में दिया है। आप लिखना चाहते हो इसमें भी लिख सकते हो, लेकिन आप कंडेंस में बदल लीजिएगा तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इस तरह से, चाहे इस तरह से हो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि नहीं। CH3 CH, इस CH पे इधर है,
इसी कार्बन पे NH2 है ना, तो ऊपर दे दीजिए NH2 CH3 दे दिए। अब उसके बाद नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3, क्या आ जाएगा 2, कितने कार्बन 3, तो प्रोपेन है यहाँ पे लेकिन एमीन है तो क्या हो जाएगा 2 प्रोपेना एमीन, 2 प्रोपेना एमीन, 2 प्रोपेना एमीन इसका नाम हुआ। 5वां क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन DNA। DNA में कौन सा शुगर पाए जाते हैं, तो 2-deoxyराइबोज, RNA में राइबोज, DNA में शुगर पाया जाता है कौन सा शुगर पाया जाता है DNA में 2-deoxyराइबोज, 2-deoxyराइबोज, 2-deoxyराइबोज शुगर प्रेजेंट इन DNA। राइट द मोनोमर ऑफ नायलॉन 6,6। नायलॉन 6,6 कैसे बनता है? नायलॉन 6,6 मोनोमर एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डायमीन को दोनों को मिला के जब पॉलीमराइज करेंगे, कंडेंसेशन रिएक्शन कराते हैं और पॉलीमराइज होगा उसमें, तो क्या बनेगा नायलॉन 6,6 बनेगा। इसमें कह रहा है मोनोमर, सिर्फ मोनोमर, तो मोनोमर क्या होगा एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायमीन, हेक्सामिथिलीन डायमीन। एडिपिक एसिड में क्या होता है फार्मूला COOH, इधर CH2 COOH, एडिपिक एसिड हो गया, 4 इसमें CH2 यूनिट होता है और दोनों साइड COOH। हेक्सामिथिलीन डायमीन NH2 और CH2 हेक्सामिथिलीन, इधर भी NH2, हेक्सामिथिलीन डायमीन, दो NH2 है इसलिए डायमीन। ये दोनों हुआ मोनोमर। जब इसको मिला के पॉलीमराइज करोगे तब नायलॉन 6,6 बनता है। तो यहाँ पे आपको मोनोमर लिखने के लिए बोल रहा है नायलॉन 6,6 का, तो यही क्या हो गया मोनोमर हो गया एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डायमीन। तो नंबर 7 क्या कहता है व्हाट इज द टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर बोले तो क्या सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, solution of iodine. Solution of iodine contain ethyl alcohol, water and 2 to 3% of iodine. Write down over here, this is the ethyl alcohol, that means ethyl alcohol plus water plus 2 to 3%, plus 2 to 3% ऑफ आयोडीन। कितने परसेंट आयोडीन पाए जाते हैं 2 to 3%। इसी मिक्सचर को क्या कहते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट इज द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल, वाटर एंड आयोडीन। It is the mixture of solution of alcohol and water, and 2 to 3% of iodine. 2 to 3% of iodine are called tincture of
आयोडीन, क्या कहेंगे उसको? टिंचर ऑफ आयोडीन कहेंगे। टिंचर मीन्स सॉल्यूशन होता है और आयोडीन है तो आयोडीन का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कंटेन अल्कोहल्स, वाटर एंड 2 to 3% ऑफ आयोडीन। इट इज द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन, इट इज द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल, water as well as 2 to 3% of iodine. This is the tincture of iodine. Next, now all the question of section A over. Now moving to the section B, question number 8. Section B, question number 8. Section B, question number 8. A reaction is of second order with respect to reactant. सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड? इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1 में दिया गया है, डबल करेंगे तो कैसा उसका रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट होगा। और दूसरा है रेड्यूस टू हाफ, यदि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को रेड्यूस टू हाफ घटा के क्या कर देंगे? आधा कर देंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या असर होगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकेंड ऑर्डर, तो आप कह सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन आर में बी गिवन एज रेट ऑफ रिएक्शन आर कैसे लिख सकते हो? आर इज इक्वल टू के, इस तरह से आर इज इक्वल टू के और कंसेंट्रेशन ऑफ ए का कंसेंट्रेशन, यहाँ सेकेंड ऑर्डर बोल रहा है तो यहाँ पर सेकेंड लगा दिए। उसके बाद कहता है कि रेट, हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इफेक्ट होगा यदि कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल करेंगे, ए को डबल करेंगे, यहाँ ए है तो 2A करेंगे तो कैसा इफेक्ट होगा रेट ऑफ रिएक्शन पे। फिर दूसरा है कि रेड्यूस टू हाफ, आधा कर देंगे, जैसे ए है तो A/2 हो गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या असर होगा, कितना असर होगा ये बताना है। तो कैसे बताएंगे? मान लीजिए ये आपका इक्वेशन 1 है, तो पहला है कि डबल कर देगा, इफ पहला है डबल, इफ concentration of the reactant is double, डबल करेगा तो क्या होगा? डबल हो जाएगा, देन न्यू रेट में बी गिवन एज आर डैश लगा दिए क्योंकि नया रेट है। यदि कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल करेंगे देन न्यू रेट में भी गिवन एज कैसा होगा? आर डैश। तो यहाँ पे के सेम टू सेम यही लिखते हैं, के हो गया, यहाँ ए के जगह पे क्या कर दिए? डबल कर दिए। कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट क्या हो गया? डबल हो गया, तो यहाँ पे 2A दे दिए, 2A, और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ही तो 2। ये इक्वेशन कितना हो गया? दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब कुछ भी नहीं करना है, सिंपली डिवाइड कर दीजिए। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1 वी गेट, नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। जब इस दोनों को डिवाइड करेगा तो क्या मिलेगा? इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देना, तो क्या होगा? देखो न्यू रेट आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो इक्वेशन 2 क्या है? 8, इक्वेशन 2 इज इक्वल टू के 2A ना, यहाँ 2 है, यहाँ ऊपर 2 है, 2 2 जा 4, क्या होगा? 4 हो जाएगा। फिर ये A है तो A पे है ना 2 पावर, तो क्या होगा? A2 डिवाइड बाय रेट ऑफ रिएक्शन देखिए क्या है यहाँ पे? K, फिर A का पावर 2
अब ये के क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। ये ए टू कैंसिल हो गया, नहीं हुआ कैंसिल, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, आर डैश आर इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से आर डैश निकाल सकते हो, आर डैश इज इक्वल टू 4r, न्यू रेट मिल गया 4r। अब दूसरा है कि आधा कर देंगे इसको, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट को आधा कर देंगे तो न्यू रेट क्या होगा। तो सेम टू सेम इसी तरह से उसमें भी करना है। यहाँ आप 2a रखा, वहाँ पे क्या रखना है, a/2 रखना है, a/2 रखेंगे। उसके बाद इक्वेशन 3 इसको मान लेंगे और इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद न्यू रेट मिल जाएगा। इतने ही करना है। अब कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट को क्या करना है, रेड्यूस टू हाफ। दूसरा है क्या, रेड्यूस टू हाफ कर देना है। क्या करेंगे, रेड्यूस टू हाफ, रेड्यूस टू हाफ बोला है ना, रेड्यूस टू हाफ कर देंगे। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट को घटा के क्या कर देना है, आधा कर देंगे। जब आधा कीजिएगा तो न्यू रेट निकल जाएगा। इक्वेशन 3 मान लो, उसके बाद 1 से डिवाइड कर देना है। तो R इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप कह सकते हो कि रेड्यूस टू हाफ कर दिए कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट को, तो न्यू रेट क्या होगा, R डैश इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन ऑफ A को क्या किए, आधा कर दिए, तो A/2 होल टू, A/2 पावर 2 हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद देखिए ये पावर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, ये पावर है 2। अब उसके बाद यहाँ हो गया ये इक्वेशन 3 मान लो, क्योंकि इससे पहले जो था वो 2 था, अब ये 3 हुआ। तो अब क्या करना है, डिवाइड कर देना है, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 1। जब इस दोनों को डिवाइड करेगा तो क्या मिलेगा, वी गेट न्यू रेट। तो यहाँ पे देखिए R डैश डिवाइड बाय R डैश का क्या है, के A/2 पावर 2 डिवाइड बाय R का क्या है, के A पावर 2, के कैंसिल हो गया। अब इसके बाद यहाँ से आप निकाल सकते हो, इज इक्वल टू क्या होगा, A स्क्वायर बाय ये मल्टीप्लाई होगा, 2 2 4 डिवाइड बाय A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, R डैश बाय R इज इक्वल टू 1/4। यहाँ से न्यू रेट निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, यहाँ से निकल जाएगा, R डैश इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4R। बस इतना ही है क्वेश्चन सेक्शन बी का, क्वेश्चन नंबर 8 का इतना ही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 3 डिफरेंस बताइए बिटवीन द फिजी ऑप्शन एंड केमिज ऑप्शन। फिजी ऑप्शन और केमिज ऑप्शन में 3 को डिफरेंस बताना है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको 4 डिफरेंस करके दे दिए ताकि आपको चारों में से 3 को याद रहेगा ही रहेगा, कभी ये भूल गए तो 4th वाला याद रहेगा। तो सबसे पहला है, फिजी ऑप्शन को क्या कहते हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन भी कहते हैं, और केमिज ऑप्शन को केमिकल एडजॉर्प्शन भी कहते हैं। तो फिजी ऑप्शन में क्या होता है, इट वीक होता है, इसमें सिर्फ इधर का याद रखेगा, इधर अपने आप याद हो जाएगा। इधर वीक होता है तो इधर क्या होगा, केमिकल एडजॉर्प्शन में स्ट्रांग होगा। इधर एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन लो होगा, फॉर एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन लो कितना 20 to 40 किलो जूल पर मोल, और इधर देखिए तो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है, यहाँ पे है 40 to 400 किलो जूल पर मोल। इधर फिज ऑप्शन में इट इज रिवर्सिबल होता है और फास्ट होगा, तो इधर क्या होगा, केमिज ऑप्शन में इरिवर्सिबल और स्लो होगा। इधर देखिए इट अकर एट लो टेम्परेचर पे होगा फिज ऑप्शन, और ये केमिज ऑप्शन क्या होगा, इट अकर एट हाई टेम्परेचर। सिर्फ आपको ये 4 पॉइंट याद रखना है। यदि आपको ये 4 पॉइंट याद है तो आप इधर का भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कहा गया है 3 डिफरेंस बताना है। यदि आप 4 को डिफरेंस याद रखते हैं, यदि एग्जाम के दिन भूल भी गए 1 पॉइंट तो 3 पॉइंट अपने आप हो जाएगा। यदि 3 पॉइंट याद रखते हो और 3 पॉइंट में किसी तरह से भूल गए तो 2 ही पॉइंट आएगा। इसीलिए आपको 4 पॉइंट याद रखना है कि 4 पॉइंट में 1 पॉइंट भूल गए तो 3 पॉइंट आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द आयोपेक नेम ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड। आयोपेक नेम आपको बताना है, फ्लोइंग कंपाउंड दे दिया गया है। पहला है क्वेश्चन नंबर 10 का पहला COCl3 दिया है, तीसरा आयोपेक नेम आपको बताना है। तो आप कैसे बताओगे, आयोपेक नेम आप कैसे बताओगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर जाना है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका निकालो। आयोपेक नेम लिखने के लिए सबसे पहले इसको लिखेंगे 1, फिर उसके बाद इसको लिखेंगे, लिगेंड है ये NH3, फिर उसके बाद सेंट्रल मेटल आइटम को लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट उसको लिखेंगे। ये इधर जो है इसको लास्ट में लिखना है, लास्ट में लिखना है। कब? लास्ट में लिखना है, मतलब इसको 5वें नंबर पे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको आयोपेक नेम लिखने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर जाना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट जाना होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आप जानते हैं
तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन यहाँ इसका निकालना है कोबाल्ट का, तो उसको X मान लीजिए, X प्लस ये क्या है NH3 लिगेंड है लेकिन कैसा है न्यूट्रल है, तो 6 जीरो हो जाएगा क्योंकि NH3 कैसा लिगेंड है न्यूट्रल लिगेंड प्लस इधर देखिए Cl3 हो गया, Cl कैसा लिगेंड है नेगेटिव लिगेंड है इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं X प्लस 0 गुना समथिंग 0 प्लस माइनस माइनस तो माइनस 3 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल क्या होगा +3 हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया कोबाल्ट का +3 हो गया, कितना हुआ +3। अब डायरेक्ट निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट 6 माइनस 3। अब आउटपुट नेम आप लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसको लिखना जैसे अभी मैंने बताया, तो क्या है 6 है तो उसको हेक्सा कहते हैं, तो यहाँ पे लिखिए हेक्सा लिख दी, इसका नाम है एमीन, हेक्सा एमीन। अब यहाँ तीसरे नंबर पे लिखेंगे क्या है कोबाल्ट, हेक्सा एमीन कोबाल्ट। अब उसके बाद यहाँ लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट चौथे नंबर पे कितना है 3, हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3 लिख दी। अब पांचवें नंबर पे क्या है क्लोराइड, हेक्सा एमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ये क्या हो गया आयोपेक नेम हो गया इसका। इसी तरह से आप और एक आयोपेक नेम दिया गया है इसमें Cl2H2 4 और प्लस, जिस तरह से अभी यहाँ आपको बताया हमने कि पहले ऑक्सीडेशन स्टेट पता कर लीजिएगा, उसके बाद पहले इसको लिखना है 1 2 3 4 5 सेम टू सेम जो रूल यहाँ पे हमने अप्लाई किया वही रूल यहाँ भी अप्लाई होगा। तो पहले आप इसको सजा सकते हो नहीं, ये Cl2 को इधर भी लिख सकते हो इधर भी लिख सकते हो, इधर दिया है इधर भी लिख सकते हो, लेकिन रहने दो इधर रहेगा इधर बात एक ही है सेम है। तो पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है या ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो क्या होगा, जिसको निकालना है उसको X मान लिया प्लस ये 2 है Cl2 2 और Cl कैसा लिगेंड है नेगेटिव लिगेंड है तो -1 प्लस 4 है यहाँ पे 4, वाटर कैसा लिगेंड है न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 यहाँ की क्या है प्लस है तो इज इक्वल टू 1। अब x प्लस माइनस माइनस 2 0 गुना समथिंग 0 तो इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 इधर माइनस इधर आके प्लस, तो कितना हो गया +3, तो कितना आ गया टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर +3। अब इसका आयोपेक नेम लिखना है, तो पहले इसको लिखेंगे ये क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर, ये ठीक है ये ऑक्सीडेशन नंबर है और ये जो है कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर को पहले लिखना, फिर उसके बाद इस दोनों में अल्फाबेटिकली लिखना। वाटर है H2O, इसको क्या कहेंगे इक्वा कहेंगे, क्या कहेंगे वाटर को इक्वा कहेंगे, इक्वा क्या कहते हैं इक्वा कहते हैं, H2O को इक्वा कहेंगे और Cl को क्लोरो कहेंगे। इसमें अल्फाबेटिकली देखिए पहले ए आएगा इसलिए पहले ए लिखेंगे इक्वा लिखेंगे, और ये बी सी में लास्ट में पहले ए आ रहा है तो वाले भी लिखेंगे। तो क्या है टेट्रा, फॉर टेट्रा इक्वा, फिर उसके बाद यहाँ डाइक्लोरो, फिर उसके बाद क्रोमियम डाइक्लोरो क्रोमियम, ये सब मिला के लिखना है, यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए मैंने इधर लिखा डाइक्लोरो क्रोमियम क्या होगा 3 टेट्रा इक्वा डाइक्लोरो क्रोमियम 3, ये क्या हो गया आयोपेक नेम हो गया इसका। तीसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 का K4FeCN6 ये दिया गया है, इसका आयोपेक नंबर बताना है तो आप कैसे बताओगे। सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है कंपाउंड का, तो ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे, तो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो सेंट्रल एटम को X मान लीजिए और यहाँ पे K है, आप एक चीज़ जान लीजिए कि यहाँ पे लिथियम सोडियम पोटासियम रुबीडियम सीजियम ये सब का जो होता है ना ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। तो यहाँ पोटासियम है और कितने हैं 4 हैं तो 4 × 1 प्लस इस सेंट्रल एटम का निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो X सेंट्रल एटम को क्या मान लिया X प्लस कितने हैं यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो 6 CN क्या है कैसा लिगेंड है नेगेटिव लिगेंड है और -1 मोनोडेंटेड है इज इक्वल टू 0, तो 4 + x - 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6 - 4 ये क्या होगा बोलिए x इज इक्वल टू +2 इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो 6 - 4 2। अब यहाँ से आप आयोपेक नेम लिख सकते हैं, तो आयोपेक नेम क्या होगा पहले इधर लिखना नहीं है, अब यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेशन है ये कोऑर्डिनेशन इंटिटीज कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक कोऑर्डिनेशन इंटिटीज इधर रहेगा इसको पहले लिखना और इधर रहेगा तो बाद में लिखना। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 का 1 में है, जैसे यहाँ पे CONH3 ये Cl3 को बाद में लिखे लास्ट में लिखे, और यहाँ पे K4 है ना कोऑर्डिनेशन इंटिटीज से पहले जो रहेगा उसको पहले लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन इंटिटीज के बाद में रहेगा तो उसको बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पहले है K4 तो K4 को लिख लीजिए, तो कैसे लिखोगे तो 4 पोटासियम क्या यहाँ पे पोटासियम अब यहाँ आइए डायरेक्ट हेक्सा साइनो
हेक्सा साइनो फेरेट, क्योंकि ये टूटेगा, फेरेट, फिर चार्ज फेरेट 2 हो गया, हेक्सा पोटासियम, हेक्सा साइनो फेरेट 2, पोटासियम हेक्सा साइनो फेरेट 2, ये क्या हो गया, आयोपैक नेम हो गया इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। क्वेश्चन नंबर 10 खत्म। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट आपको बताना है। तो पहला ए में दिया गया है C6H5CHO, ये C6H5 है तो क्या है, बेंजीन है, यहाँ पे देखिए इस तरह से, और ये एल्डिहाइड है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि नहीं, OH एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है ये, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। ये दिया गया है, इसमें कह रहा है कि NH2 दिए गए हैं और CO NH और NH2 है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें रिएक्टिव आइटम कौन सा है, इधर भी NH2 है, इधर भी NH2 है, मोर रिएक्टिव कौन है, तो NH2 C डबल बॉन्ड O, इसको लिख सकते हैं, फिर NH NH2, रिजोनेंस किधर से हो रहा है, इधर से लॉन पेयर पाई कंजुगेशन 2 एरो, इधर से रिजोनेंस हो रहा है तो इसीलिए इधर लेस रिएक्टिव है, तो इधर मोर रिएक्टिव है, और मोर रिएक्टिव है तो इधर से क्या होगा, H2O रिमूव होगा, तो यहाँ से आप प्रोडक्ट बना सकते हो, NH2 यहाँ से वाटर निकल गया, क्या है उसके बाद NHCO NH2, अब यहाँ से लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो जैसे कितना C6H5CH नहीं CH डबल बॉन्ड N, फिर NH यहाँ पे, फिर CO NH2, यही हो गया प्रोडक्ट यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर बी है C6H5NH2 Br2 से रिएक्शन कराया तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये एनिलीन है, NH2 इसका नाम क्या है, एनिलीन। इस एनिलीन को जब Br2 के साथ रिएक्शन करोगे 3 मोलिक्यूल ऑफ Br2 के साथ, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट इस तरह से बनेगा, यहाँ Br, यहाँ Br, यहाँ Br, यहाँ से काउंटिंग कर ले 1 2 3 4 5 6, कितने कितने जगह पे ब्रोमीन ग्रुप है, 2 पोजीशन पे, 2 फिर 4 फिर 6, 2, 4, 6 Br है तो ब्रोमो, और 3 को है तो ट्राई, 2, 3 यहाँ देख 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, बन गया प्रोडक्ट। और क्वेश्चन नंबर सी है जब इसमें SOCl2 और हीट देगा तो यहाँ पे क्या बनेगा ये बताना है आपको। तो आप जान लीजिए जहाँ पे ROH रहेगा, यहाँ पे देखिए ROH जहाँ भी रहेगा, यदि उसमें PCl5 SOCl2 रहा तो किस में बदल जाएगा, OH को Cl में बदल देगा, किस में बदल देगा, Cl में। तो यहाँ को OH में किस में बदल देगा, Cl में, जो यहाँ पे है OH को Cl में बदल देगा, Cl में बदल गया, हो गया।